Okay, let's begin. Role of women in creation of family codes. In the last video, we did what are family codes, what is their subject matter jurisdiction, or what laws go hand in hand, right? Women associations and organizations have played critical role in the creation of family codes. In 1980s, women rights movement groups were vocal about legislative reforms such as creation of special courts to deal with family matters to curb violence against women, including wife murder. These issues were an important motivating factor for creation of family courts. नाउ जेंडर जस्टिस देना था हमें बिकॉज women के साथ एज आई टोल्ड यू स्पेशल लॉस इसलिए हैं ही बिकॉज women को वल्नरेबल बनाया गया. They were not treated as a human. They were treated as property of the husband or father or of the family. राइट तो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी भी नहीं थी उनको, इसलिए उनके लिए स्पेशल लॉज और उनके प्रोटेक्शन और अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल स्कीम्स बनाई गई. Right, so these women rights movement groups also, or the organizations, they were vocal, means they said it out loud. They advanced or advocated the legislative reforms, the need for the legislative reforms. Reform means to bring about a change. Legislative reform means bring about a change through laws. So they wanted that special courts should be created that deal with the family matters and do speedy justice, provide remedy in a short span of time with reduced formalities as a normal court of other category would perform, to curb violence against women. बिकॉज बहुत ज़्यादा हो रहा था तो अब उसको रोकने के लिए हमें कोई रिफॉर्म लाना पड़ेगा. इट वॉज वेरी वेरी प्रेवलेंट एंड इनफेमस. हर दूसरे घर में वायलेंस हो रहा था अगेंस्ट women. Accordingly, family courts aimed at creating women friendly court procedures that were less formal, more accessible to women, especially those from the marginalized section. For this, the family courts intended to rely less on traditional lawyers and depend more on counselors to help parties to the dispute to reach at mutually amicable solutions. That conciliation and out of court settlement thing which I explained to you, वही चीज़ यहाँ लिखी है. More on counselors to help parties to the dispute reach at mutually amicable solutions. Amicable means friendly. Mutual means they both on mutual terms and agreement they agree. कुछ वो अपनी बोले, कुछ अगली पार्टी की सुने, ताकि एक साथ बैठकर और एक दूसरे के टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स को मानकर किसी सोल्यूशन तक पहुंचा जा सके. ठीक है. एंड द फैमिली एंड द पार्टीज देमसेल्व्स वुड रीच एट दोज सोल्यूशंस इन फ्रंट ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ काउंसलर्स, जो कि उस सोल्यूशन में रीच करने को उनको सिर्फ हेल्प देंगे. वो सोल्यूशन क्या होगा, कौन सी टर्म में कौन पार्टी अग्री करेगी, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज देमसेल्व्स. उसमें इस काउंसलर का कोई रोल नहीं होगा. ठीक है. वो बस बताएगा कि ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है. अब उसमें आप कैसे पहुंच रहे हो वो पार्टीज की प्रॉब्लम है, वो पार्टीज डिसाइड करेंगे. या इवन सोल्यूशन भी क्या होगा वो भी पार्टीज डिसाइड करेंगे. काउंसलर क्या करेगा, उन लोगों को सजेस्ट कर सकता है, उन लोगों को उनके राइट्स और ड्यूटीज़ बता सकता है, उन लोगों को लॉ क्या है वो बता सकता है ऑन अ सर्टेन पॉइंट. राइट, कि इस सिचुएशन में क्या लॉ होगा, आपको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, तो इससे बचने के लिए आप क्या आपस में सोल्यूशन कर लो. राइट, ऑल्दो क्राइम्स आर नॉट समथिंग ऑन विच यू कैन अग्री कि हमने मर्डर कर दिया है, लेकिन हम क्योंकि फैमिली का मैटर है तो हम इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके मान लेते हैं कि हम 10 लाख दे देगा तो हम इसका खून माफ़ कर देंगे. ऐसे क्राइम्स का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता. इट इज़ अ सिविल मैटर. सो जस्ट बाय दैट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट लॉयर्स नहीं होंगे एज सच जो आपका केस अलग लड़े और अदर पार्टी का केस अलग लड़े, बट आप दोनों को एक साथ बैठा के कोई काउंसलर हो सकता है. ठीक है. सो देर विल बी लेस रिलायंस ऑन द ट्रेडिशनल लॉयर्स एंड द मोर विमेन फ्रेंडली अप्रोच क्रिएट करी गई, जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ कम होंगी. ये पहले भी था कि फैमिली कोड्स बने ही इस एम से हैं, जहाँ पर हमने वो उनके गोल्स और एम्स पढ़ा था वहाँ पर ये चीज़ें थीं. द कॉन्सिलिएटर्स वर टू इंक्रीज द पावर ऑफ नेगोशिएशन
in reconciliation and settlement in issues such as quantum of maintenance upon divorce, custody, access of children, protection against domestic violence, right of residence in the matrimonial home. आप ये शर्तें करो, आप मेरे ऊपर violence नहीं करोगे, then I am ready to come back and live with you in the matrimonial home. That is restitution of conjugal rights, right? Short form में उसको RCR बोलते हैं, Section 9 of HMA, right? And द डाइवोर्स, कस्टडी, मेंटेनेंस की अमाउंट क्या होगी. अब इस पे तो एमिकेबल सोल्यूशन रीच किया जा सकता है ना, कि द कोर्ट और द वाइफ हैज़ डिमांडेड 1 CR, दैट इज़ 1 करोड़, बट इनकम नहीं है हस्बैंड की उतनी, सो दे मे रीच एन एमिकेबल सोल्यूशन ऑफ 40 lakhs, right? Or whatever is the amount, just an example, hypothetical I have given you. So on such civil matters, the parties together, in presence of a neutral third party, they can sit in a neutral or cozy comfortable environment so that मैटर उनके बीच का सॉल्व हो सके, और वो कोर्ट में उतने प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज़ से चीज़ें होने से अच्छा है, या वो डर्टी गेम होने से अच्छा है कि हम आउट ऑफ कोर्ट अपने आप में ही सेटलमेंट कर लें. ठीक है. The need to establish family courts was first emphasized by late Shrimati Durga Bai Deshmukh after her visit to China in 1953, where she had the opportunity to study the working of family courts. अब चाइना के फैमिली कोर्ट्स में फैमिली कोर्ट्स की वर्किंग या फंक्शनिंग कैसी होती है वो उन्होंने पढ़ा. सो व्हेन शी रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1953, शी वॉन्टेड कि इंडिया में भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए. ना दिस इज़ अ वेरी कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर हम कोई अच्छी चीज़ या इम्प्रेसिव चीज़ कहीं से देख कर आते हैं तो हम अपने घर में भी उसको रखना चाहते हैं, राइट? सो सेम थिंग ओवर हेयर. प्लीज़ रिमेंबर द नेम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ से आई थी वो, किस ईयर में आई थी? सो यू मे से दैट शी वॉज द पायोनियर, राइट? The question may be asked. This is E. Fine. Then she discussed the subject with Honorable Mr. Justice M.C. Chagla of Bombay High Court and Mr. Justice P.B. Gajendra Gadkar, then the Judge, Bombay High Court. She discussed the matter of setting up of family courts with the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Several women associations, welfare organizations, individuals also mounted pressure for setting up of family courts to provide a forum for speedy settlement of family related disputes. So किन किन के साथ इन्होंने डिस्कस किया था, दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. PM का नाम तो याद रह जाएगा, जजेस का नाम आपको याद रखना है. ठीक है. Emphasis was on a non-adversarial method of resolving family disputes and promoting conciliation and securing speedy settlement relating to marriage and family affairs. Okay. Okay, so this adversarial, what does adversarial means? Something opposite or hostile. So non-adversarial method means without hostility, without enmity, और विदाउट सच जैसे मैंने बोला वो डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ कोर्ट के बिना आउट ऑफ कोर्ट हम फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें. ठीक है. और सोचो अगर कोर्ट के पास इतना बर्डन है, इतने सारे केसेस हैं, उसको डील करेगा वो आपकी डेट 2-2 महीने बाद या 1-1 महीने बाद आपका चांस आएगा. हर केस के साथ यही होगा. तो उससे बेटर है ना कि फैमिली खुद आपस में बैठ के वो चीज़ सॉल्व कर ले. फैमिली के पास तो हज़ारों केस नहीं है ना, उसके पास तो वही चीज़ होगी. सो स्पीडी सेटलमेंट एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है वेयर हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं है, या हॉस्टिलिटी या एनिमिटी. जब आप केस लड़ते हो ना तो आप दोनों पार्टीज में एक अलग एनिमिटी आ जाती है, इसलिए वो ब्लेम गेम्स बहुत ज़्यादा और बहुत गंदे होते हैं. एज आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माई लास्ट वीडियोज एज वेल. नाउ रोल ऑफ लॉयर्स एंड काउंसलर्स इन फैमिली कोर्ट्स. द फैमिली कोर्ट्स एक्ट restricts the role of lawyers and increasing the role of counselors to encourage mutually amicable settlements. lawyers होंगे वो अपनी फीस बनाने के चक्कर में रहेंगे and they will not let you do out of court settlement, or they will not much encourage you, like general
प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही होता है कि वो एमिकेबल सोल्यूशन बिटवीन द पार्टीज नहीं एनकरेज करेंगे, बिकॉज देयर मोड ऑफ पेमेंट इज ओनली द वे यू आर फाइटिंग, एंड दैट्स वाई दे विल ओनली सजेस्ट यू दोज डर्टी ब्लेम्स के हम ये भी ब्लेम लगा देते हैं, उसमें ये भी ब्लेम लगा देते हैं, इवन इफ़ यू आर सेइंग दैट नो आप मत करिए, वो बंदा ऐसा नहीं है, बट स्टिल दे विल से अरे डालो केस स्ट्रांग होगा. सो दैट इज़ देयर पॉलिटिक्स. Okay, this is peculiar, that is strange and contrary to the practices of other courts, which commonly employ the English legal method of practice called adversarial system of adjudication. Means I will say one thing, you will deny that, and whatever you are saying, I will deny that, and there will be a point of hostility. So they say कि हम लड़ने के मूड में आ रहे हैं, वैसा होता है कि केस क्या है, I will see you in court, what is that intention that I will fight the case against you, right? So that hostility feeling उसी समय आ जाती है. That is the English legal method of practice. In adversarial system of adjudication, judge plays the role of neutral arbiter and decides based on merits of case presented to him by the lawyers of opposing parties. तो जो भी parties होती है they both say their points, अपने contention रखते हैं, अपने statement, अपने points रखते हैं, और जो भी एविडेंस या विटनेसेस वो बुलाए हैं उसके बेसिस पर वट एवर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर देयर ऑन द रिकॉर्ड, उसके बेसिस पर जज अपना माइंड लगा के अपना रैशनल या वट एवर हिज नॉलेज ऑफ द लॉ इज, ही मे अप्लाई टू दोज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस and whatever contentions are presented by the parties, including their evidences and witnesses on record, he may decide the case. That is only डिसाइडिंग द केस ऑन मेरिट्स, इसी को बोला जाता है. ठीक है, सो ही में डिसाइड द केस. हेयर क्या हो रहा है, एडवर्सियल सिस्टम में क्या हो रहा है कि एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी इज डिसाइडिंग द केस, राइट. और फैमिली आउट ऑफ कोर्ट फैमिली सेटलमेंट में क्या होगा, दोज फैमिलीज विल ओनली डिसाइड, और उनका तो कहीं ना कहीं बायस होगा ना, राइट. बट दे में अग्री कि कुछ तुम अपनी कहो, कुछ हम तुम्हारी सुने, सॉरी कुछ हमारी सुनो, कुछ हम तुम्हारी सुनेंगे, राइट. सो दे विल नॉट बी प्रैक्टिकली डिपेंडेंट अपॉन द एविडेंसेस एंड दोज स्टेटमेंट्स और द, बट दे विल अग्री ऑन सम ऑफ योर पॉइंट्स एंड आई विल अग्री ऑन सम ऑफ माई पॉइंट्स. ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच तो होगा ना. The Family Courts Act limits the role of lawyers as legal experts or amicus curiae whom the courts may consult for opinion. Now फैमिली कोर्ट्स एक्ट में लॉयर्स का रोल लिमिट हो जाता है एंड दे आर ओनली कंसिडर्ड एज अ लीगल एक्सपर्ट या एमिकस क्यूरे. एमिकस क्यूरे मीन्स फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट का फ्रेंड मीन्स हु विल एडवाइज द कोर्ट ऑन एनी लेजिस्लेशन और मैटर एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन. सो लॉयर्स आर कंसिडर्ड टू बी एक्सपर्ट्स, किस बात का, लीगल लॉ का एक्सपर्ट, and they are only consulted for opinion. They do not have to fight the case for their clients. They will only be considered as the experts. The act does away with lawyers with hope to prevent excessive litigation costs. Litigation cost may include the travel expenses of the person to the court or the lawyer fees also, और the documentation fees और court fees. हर एक document के साथ तो court fees डलती है, किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करने की भी फीस डलती है इन द कोर्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉयर अपनी फीस लेगा. सो दीज आर द लिटिगेशन कॉस्ट्स. करप्शन, मैनिपुलेटिव, सबसर्सिव टैक्टिक्स. करप्शन हो सकता है, आई एम गिविंग ब्राइब टू दी अदर लॉयर, अदर पार्टी के लॉयर को मैंने ब्राइब दे दी कि तुम भी मेरी तरफ से बोलो. You pretend that you are with the opposite party, but in actual you are in my favor, and you have to fight or you have to file the less documents than what was given by the party for his case. जो भी उसने documents दिए हैं वो आप फाइल मत करिए, ठीक है. तो अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो उसके फेवर में केस जाएगा ही नहीं और मैं जीत जाऊंगी, isn't it? So I may bribe the other lawyer, I may bribe the judge, right? That is corruption. Manipulative tactics is the same कि lawyer आपको manipulate कर रहा है कि ये भी blame डाल दो, ये भी डाल दो, ये law है, because as a layman you don't know much of it. So they may manipulate. And bitter court battles, as I told you, very dirty politics. Refusal to settle or compromise and so on. इसलिए lawyers का पूरा ही done away कर दिया गया कि ये सारी चीज़ें ना हो.
Critics have argued that lawyers are necessary to help clients with complex cases and court procedure in which counselors may not have that kind of expertise. So counselor or conciliator, they may not have that kind of expertise because counselors का necessarily lawyer होना ज़रूरी नहीं होता. ठीक है, दैट्स वाई लॉयर्स को हम लीगल ओपिनियन के लिए कंसल्ट करते हैं. क्यों कंसल्ट कर रहे हैं हम उनको लीगल ओपिनियन के लिए? अगर हम खुद लॉयर हैं, हम खुद जज हैं, हमारे पास वास्ट नॉलेज और एक्सपर्टाइज है लॉ की, तो वी डोंट नीड लॉयर्स फॉर ओपिनियंस, राइट? सो दैट इज वाई लॉयर्स आर कंसिडर्ड टू बी द एमिकस क्यूरे इन द फैमिली कोर्ट. ठीक है, उनको क्यों डन अवे किया? आई होप इट इज क्लियर. नाउ क्रिटिक्स आर आर्ग्यूइंग that we need lawyers in complex situations, in complex cases. They may help the client. उनको लॉ पॉइंट समझाना या उनको ये बताना कि ये लॉ जब आपके इस फैक्ट, आपके इस सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट करेगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा, है ना? या इस लॉ के नहीं बल्कि इस लॉ के तहत आप बेनिफिट क्लेम करोगे तो आपको ज़्यादा और अच्छी रेमेडी अवेलेबल हो सकती है. सो दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वेयर more than one law is intervening with each other, overlapping, right? और in such cases counselors के पास वो expertise नहीं होगी. So आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए ना जिसके पास वो expertise या वो knowledge है जो कि आपको अच्छी remedy या और ज़्यादा अच्छे रूप में justice provide करवा सकता है. A better administration of justice can be achieved, right? Moreover, there has been no mechanism created to ensure availability of amicus curiae for constant needs of courts. अब constantly तो lawyers available भी नहीं होते जो वो amicus curiae बने, उनकी भी scarcity है. Accordingly, family courts have routinely allowed lawyers to represent clients. अब क्योंकि हमारे पास लॉयर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी ज़रूरत है एंड लॉयर्स एज लीगल एक्सपर्ट्स पूरे टाइम हर कोर्ट में कॉन्स्टेंटली अवेलेबल नहीं होते, उसकी भी स्कैरसिटी है. सो रूटीनली ऑन अ रूटीन लॉयर्स को अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना और उनके लिए केस लड़ना, दैट इज़ अलाउड बाय द कोर्ट. Family Courts Act has given counselors high preference over lawyers in order to promote efforts for settlement between the parties, but in practice role of counselors is mere superficial. Means सिर्फ ऊपर ऊपर से है, actual में they are not performing much or they are not able to perform much as the work what the Family Courts Act had expected them to. या जितना हाई प्रेफरेंस उनको दिया गया उस हिसाब से they are not able to perform because of the lack of expertise maybe, right? So it is mere superficial, बस ऊपर ऊपर से है, नाम का है, but असल में their work or role is not as such. So theory is different and practice is different, right? Practice में their role is superficial, but in theory they are awarded more preference. Majority of states do not adequately integrate requirement of counselors with legal practice of family courts. Role of counselors is limited to the task of ascertaining if the dispute can be reconciled, and even this not beyond the preliminary stage and not in actual trial. So majority of the states in practice what they have done is कि counselors को legal practice के साथ integrate ही नहीं किया गया. Means आप कोर्ट में आओ और केस लड़ो या क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करो, उनको सजेस्ट करो, उनको हेल्प करो, दैट यू सिट you make sit both the parties in your presence in your court or in your chamber, in your room, whatever, and then encourage them to reach to a mutually amicable solution. You know बार बार जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं तो फैमिली they tend to lose their patience और वो गुस्से में आती हैं. तो हर बार आपको अपना कूल भी मेंटेन करना होता है और पार्टीज़ को भी कूल मेंटेन करवाना होता है. सो दैट ऑल कि नहीं, आप जो करने बैठे हैं वो करिए, आपको सोल्यूशन पे पहुंचना है, आपको अभी भी लड़ना नहीं है, राइट? सो दैट ऑल हैज़ टू बी डन बाय द काउंसलर. बट इन प्रैक्टिस उतना इंटीग्रेशन करा ही नहीं गया, उनको कोर्ट में उतना इंटीग्रेट नहीं किया, उनको वहाँ पर जॉब पे रखा नहीं, उस तरीके से वो जॉब उनको असाइन नहीं करी गई व्हाट वाज इंटेंडेड एज पर द एक्ट. And their role is only limited to the task of determining that whether this particular case is
is able to or can be settled by conciliation process or not. बस आपको ये पता करना है कि क्या इस केस के मेरिट्स या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर बस इतना बता दो कि ये कंसिलिएशन में जाने लायक है या नहीं. दैट इज़ इसका सोल्यूशन कंसिलिएशन से अचीव करा जा सकता है या नहीं, बस इतना बताने तक का ही उनका काम है. उसके आगे का उनको जॉब असाइन ही नहीं किया गया. ठीक है. एंड नॉट बियॉन्ड द प्रिलिमिनरी स्टेज. प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब पार्टीज़ को बुला दो, उनके विटनेसेस या एविडेंसेस को बुला दो, बस इतना. पार्टीज़ प्रेजेंट हो रही है या नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल करी या नहीं, उन्होंने जैसे डाइवोर्स पिटिशन है तो मैरिज सर्टिफिकेट फाइल किया या नहीं. अब एक वैलिड चीज़ को हमें रोकना है तो हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि मैरिज हुई थी या नहीं, तभी तो उसका डाइवोर्स करेंगे हम. जब मैरिज ही नहीं हुई तो डाइवोर्स किसका. राइट. सो वो डॉक्यूमेंट्स आए हैं या नहीं, उन्होंने कोर्ट फीस लगाई हैं या नहीं, कौन पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के नेम क्या हैं. राइट. WS आया कि नहीं, बस ये सब आप देख लो. उसके आगे का काम आपका नहीं है. आप ये पता लगाओ कि ये केस कंसिलिएशन में भेजा जा सकता है या नहीं. अगर भेजा जा सकता है तो कंसिलिएशन में भेज दो, नहीं भेजा जा सकता तो वापस ट्रायल कोर्ट में चलेगा ही. सो नॉट बियॉन्ड the preliminary stage or not beyond determining that whether the case is liable or can go for a conciliation process or not, their role is limited. Role of counselors in court practice is a new idea and neither judges nor lawyers are oriented to that. ना lawyers को पसंद है, ना judges को पसंद है, और nor they are oriented to that concept. Means they don't consider it to be a something which can be practiced in day to day. There exists a wide disparity among states with respect to process adopted to appoint counselors, their qualifications, remunerations, role, counseling techniques. इसमें बहुत differences हैं in various states. Some states have used NGOs as counselors, others have used personal individual volunteers and lawyers. As I told you, counselors need not always be lawyers or someone who are having eminent knowledge in the field of law or litigation. There may be some other persons also. That's why family courts have the legal experts as lawyers. Right? So there may be personal individual volunteers or NGOs, and NGOs need not always be concerned with law. Right? So that's why amicus curiae is needed. सब समझ में आया बात? Role of counselors and gender issues. There are few states such as Maharashtra where counselors play a considerable role in promoting negotiations and settlements. So one example or one of the state of India where counselors play an important role to promote settlement is Maharashtra. Women groups contend that counselors should be trained with gender sensitivity as neutral strands of counselors usually ends up being anti-women, influenced by long-standing patriarchal biases against women. It is patriarchy, it is deep-rooted in society कि women का क्या status होगा. Women are subordinate to men, they are not paid equal salary or remuneration as their male counterparts are, or they are considered to be physically subordinate or physically lacking than men, right? और आज भी discrimination होता है, no matter what you say. That's why still today we have not achieved the gender equality nor equity, right? So women groups, they contend that counselors should be trained with gender equity programs, or they should have the gender equity approach, so that आप अगर किसी को जस्टिस करने के लिए बैठे हो और आपके अंदर ही वो बायस है, तो आप कैसे इक्वालिटी इंश्योर करोगे? When you yourself don't consider that principle to be true, how will you encourage that principle to the other parties? How will you propagate that idea if you don't yourself consider it to be a true? Isn't it? तो अगर आप खुद जेंडर इक्विटी को नहीं मानते, आप खुद वुमेन को इक्वल नहीं मानते, तो आप वो चीज़ आगे कैसे फॉरवर्ड करोगे? और वो उसके बेसिस पर आप डिसीजन नहीं दे पाओगे. फिर यू विल से हाँ वुमेन कमी तो है, मारो मारो, मारते रहो उनको, या उनको सही रास्ता दिखाने के लिए इफ यू हैव टू ट्रीट देम बैडली, कंटिन्यू डूइंग दैट बिकॉज दे आर लाइक अ प्रॉपर्टी टू हस्बैंड. यू विल ओनली ले डाउन दैट रूल. यू विल नॉट डू समथिंग विच विल break off that shackle for women, right?
The women groups have demanded clearly defined frameworks for gender justice in practice of family courts with respect to the roles of counselors in order to avoid gender biases in the process of fulfilling the statute mandate of speedy settlement and protect and preserve the family. राइट सो फैमिली प्रिजर्व करने का मतलब है कि फैमिली के सारे मेंबर्स को प्रिजर्व करना विच इंक्लूड women also. So you need to preserve women, you need to avoid the gender biases, you have to be impartial, you have to consider them equal, for which a framework or their training, their education, and they need to have that approach. Then only they will be able to take that forward. Then only they will be able to consider the situation and do justice which is required. वरना विमेन का स्टेटस वही रहेगा जो पहले था. उनका केस फाइल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनका उस सेटलमेंट या कंसिलिएशन प्रोसेस में आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज जो चीज़ से वो लड़ रहे थे वो चीज़ अगले ने हाँ बोल दी, दैट दिस इज़ फाइन, दिस इज़ राइट, बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी. Right? So that's why it is important that those counselors, they are trained, there is a proper legal framework or law which is codified, ताकि अगर काउंसलर्स वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर मेड टू फॉलो दैट कि यहाँ ये लिखा है एंड यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली. सो अ फ्रेमवर्क फॉर देयर रोल, फॉर देयर फंक्शनिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड रिगार्डिंग removing the gender bias and ensuring gender equality. For example, in order to accomplish the mandate of reconciliation, some counselors coerce women to reconcile and return to the spousal home, disregarding women's human dignity, physical safety, and economic rights. As I told you, कि women, there is a notion in society that no matter what happens, women have to adjust. They have to live in their matrimonial home because that is only their house. And बोलते हैं ना कि वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठनी चाहिए. अब दैट मीन्स आप वहाँ से मरे हुए ही आने चाहिए, चाहे बेटी मर जाए उधर मार खा खा के या डाउरी डिमांड की वजह से बेटी मर जाए, बट हम उसको वापस अपने घर में नहीं लाएंगे. दिस इज़ द नोशन ऑफ मैनी फैमिलीज इवन टुडे इन इंडिया, कि वो मर जाए वो सही है, वो मार खा ले, वो टॉर्चर झेले, लेकिन उसे रहना वही है क्योंकि हम उसे अपने घर में वापस नहीं लाएंगे अब. ठीक है. सो अब रिकन्सिलिएशन में भी इतना ज़्यादा मैंडेट है कि हम बस उसको रिकन्साइल करा दें, पार्टीज़ को एक साथ ला दें, कपल का रिश्ता ना तोड़ें. इसके लिए चाहे विमेन वहाँ पर मर जाए लेकिन वो मैरिज नहीं टूटनी चाहिए, डाइवोर्स का धब्बा नहीं लगना चाहिए. तो काउंसलर्स क्या कह रहे हैं कि यू एडजस्ट, यू गो देयर regardless of the violence which is happening against the women, regardless of giving any punishment to the person who did that violence or harassment of on that wife. आप women को ही बोल रहे हो कि नहीं आपको adjust करना पड़ेगा, आप adjust करिए जाकर. Why? Lack of proper education or lack of proper framework for that aspect of counselor. क्योंकि काउंसलर के खुद के दिमाग में वो चीज़ नहीं है ना, काउंसलर के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है ना टू बैक हिज एक्शन और टू पनिश हिम फॉर हिज इरेगुलर रूलिंग. कि हमें बस रिकंसाइल करवाना है. द मेन एम ऑफ हिंदू मैरिजेस इवन इज कि आप रिकंसाइल करोगे. इजीली डाइवोर्स नहीं होता यहाँ पर, बार बार कंसिलिएशन के लिए भेजा जाता है पार्टीज़ को. इट इज़ अ फैक्ट इन प्रैक्टिस कि नहीं, रिश्ता बचाओ, जितना कोशिश हो सके उतना करो रिश्ता बचाने की. एंड द लास्ट रिजॉर्ट इज़ कि ट्रायल चलेगा कोर्ट में, और वहाँ पर अगर पार्टीज नहीं मानी कि नहीं हम नहीं रह सकते, बिल्कुल भी हमारा गुजारा एक साथ हो ही नहीं सकता, तो फिर उन्हें डाइवोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. कि एक साथ और दुख में रहने से अच्छा है, एक दूसरे के बाल नोचने से अच्छा है साथ में, दैट यू लीड योर सेपरेट इंडिपेंडेंट लाइफ्स एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू. ठीक है. बट रिकंसिलिएशन इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना होता है वेमेन पे कि उसमें उनकी जान चली जाए या उनकी डिग्निटी को हार्म हो. Dignity of a woman is as valuable and it has to be preserved as much as that of a man. You have to consider them equal for that at first, right? In other instances where women have been physically abused and thrown out of their matrimonial homes and have demanded maintenance, counselors and lawyers have regularly successfully sought reconciliation, which is argued to be a legal trick that undermines women's claim to maintenance. Section 125 CRPC is a safeguard that makes maintenance mandatory for neglected children and
women. Now some wife or a woman who has demanded maintenance under section 125 of CRPC, counselors and lawyers, they have successfully sought reconciliation in that matter. Why? अब ऐसा सोचो, कोई विमेन जो मेंटेनेंस मांग रही है, दैट मीन्स सपोज कुछ भी अमाउंट का उसने मांगा हुआ है, ठीक है, अब मेंटेनेंस मांग रही है, दैट मीन्स शी वांट्स टू लिव सेपरेटली, या उसके साथ कुछ ऐसा टॉर्चर हुआ फिजिकल और मेंटल दैट शी इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट इन दैट हाउस, शी इज़ नॉट एबल टू लिव विद दैट हस्बैंड, ओके, एंड शी वांट्स टू लिव सेपरेटली और शी वांट्स टू एंड हर मैरिटल रिलेशन, and she also knows within ki what a taboo would be put on her individuality by the society, by her own family, if she seeks divorce or if she leaves that matrimonial house, if she leaves her husband, उस पर क्या क्या बातें, क्या क्या टॉन्ट्स दिए जाएंगे by the society, by her family members, ये उसको खुद को भी पता है. But even after that, if she is taking that strong step, she has made up her mind and thus मेंटेनेंस क्लेम करने तक की पोजीशन पे वो आती है, आप उस सिचुएशन में उसका रिकंसाइलिएशन करवा रहे हो, आप उसको वापस उस मैट्रिमोनियल होम में भेज रहे हो. और ऐसा कौन करेगा? हस्बैंड का लॉयर ही करेगा. क्यों करेगा? वरना हस्बैंड को मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, पर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट उसको देनी पड़ेगी. और यहाँ अगर उसके मैट्रिमोनियल होम में रहेगी तो वैसा कुछ अमाउंट देने का है नहीं, राइट? जो वो खा रहा है उसका थोड़ा सा वो वाइफ को दे देगा बस. एज सच that quantum of money would not go out from his pocket, no, that will remain with him, that will remain in his house, and he may also use it in future. But here he has to cut that portion from his salary and mandatorily give to his wife अगर मेंटेनेंस अवॉर्ड कर दी कोर्ट ने. तो जो ये अदर पार्टी का लॉयर है वही तो रिकंसिलिएशन एडवांस करेगा ना, ताकि उसका क्लाइंट मेंटेनेंस देने से बच जाए, isn't it? So that's why it is written, it is a legal trick which is undermining the women's claim to maintenance. You are diverting the claim to maintenance and what you are doing is reconcile it. अगर reconciliation हो जाए और वो वापस उस मैट्रिमोनियल होम में रहने चली जाए तो मेंटेनेंस तो नहीं देना पड़ेगा, isn't it? So that is a legal trick जो काउंसलर्स यूज़ कर रहे हैं कि बस reconciliation करवा दो, मेरा क्लाइंट पैसा देने से बच जाएगा. समझ में आ रहा है? Family issues are nuanced and have legal complexities. Gender sensitivity may help counselors to not merely take neutral positions but consider the unequal power relationships between men and women. There is an unequal power relationship. Men are considered to be the head of the family. Women is not considered to be the head. Women, whenever they have to go out or step out of the house or even out of town, they have to seek permission of the man of the family. Let it be her father or her husband, whosoever. Right? So, what is this? Unequal power sharing. Women don't have the power to take her own decisions. You may have seen people saying that, okay, we have given the daughter-in-law of our house the permission to do job by stepping out of the house or to complete her education. We have given her the permission to do that. That means she is not having the stake in her own life to take decisions, to take her own decision, to complete her own education. उसका खुद का right है ही नहीं वो चीज़ का. But somebody is allowing her to do that. Somebody is taking decisions on her behalf. Isn't it? So that is the unequal power sharing in the house, in the family. And ये होता है आज भी. One of the major criticisms by the women groups about Family Courts Act and family justice system as a whole is that the conceptual basis of gender justice, prime objective of the women's movement, is left out. जो conceptual basis था gender justice का, that was the main objective or main advocating point of the women organization movement, that is left out. Gender justice को ही हम पीछे छोड़ गए. मेंटेनेंस हम क्यों प्रोवाइड कर रहे थे? ताकि women को भी right मिले, उनको भी justice मिले. She is not able to maintain herself, that's why she wants maintenance. लेकिन हम उसको ही पीछे छोड़ा है. हम तो लीगल ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं कंसिलिएशन लेने के लिए. Instead, the Family Courts Act focuses on preservation of family, कि रिश्ता बचाना है, डाइवोर्स नहीं होने देना. और उस चक्कर में women की dignity,
विमेन का स्टेटस, विमेन का हरासमेंट जो हो रहा है या उसका क्लेम ऑफ मेंटेनेंस, सब कुछ दाव पे लग जाए चलेगा, लेकिन बस फैमिली बचनी चाहिए. फैमिली कैसे बचेगी? डाइवोर्स नहीं होगा तो फैमिली बच जाएगी. ठीक है. Women groups have maintained that preservation of family is not synonymous with gender justice or rights of women. You are conserving the family, you are protecting the family, but what is at stake? The dignity of women, the consent of women, the rights of women to lead a dignified life or to take the decisions on her own. ये सारा कुछ आपने दाव पर लगा दिया उसके लिए. ठीक है. आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी. इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में तो मैंने नहीं बोला है, बट नेवरदलेस इफ़ यू हैव एनी सच डाउट्स, एज यू नो, you are free to comment down, and either I will reply you in the comments or I will take that in the next video. Okay, thank you so much.